एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। आज तुम्हारे सामने एक न्यू वन शॉट वीडियो लेके आ चुका हूं मैट्रिक्स अलजेब्रा की, और इसको मैट्रिक्स थ्योरी भी कहते हैं। देखो इतना सभी मैं तुम्हें छुड़वाता तो हूं नहीं कुछ भी, चाहे वो वन शॉट हो चाहे वो कंप्लीट कोर्स हो। इस वीडियो में भी मैं मैट्रिक्स थ्योरी की जितनी भी बातें हो सकती हैं उनको सारों को थ्योरम्स और प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखवाने वाला हूं। इसमें क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा गुजराती होगा, तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ हम इस रोड मैप के जरिए हम सीख रहे होंगे, इस रोड मैप के थ्रू सीख रहे होंगे। और मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूं कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है। उतनी टाइम स्टैम्प्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो यार, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम टाइप मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स। हमें कुछ नहीं करना, जितना कराऊंगा भरोसा रखना, एक बार भरोसा करके देखना, वही तुम्हारे लिए जरूरी होंगी। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यार वो तो पढ़ चुके हैं हम, क्यों टाइम वेस्ट करें। हम करेंगे आइडम पोटेंट क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं, हम पीरियोडिक मैट्रिक्स करेंगे, हम ये चीजें करेंगे। हमें नहीं वो जाननी है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, वो सारी हमें पता है, वो ऑलरेडी हमें पता है, तो उसको क्यों करें। पहली मैट्रिक्स की टाइप्स जानेंगे, फिर जानेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज कि मैट्रिसेस जो होती है, मैट्रिक्स जो होती है वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करती हैं। जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या होता है। ट्रांसपोज में ट्रांसपोज क्या होता है उसकी नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, वो सारा इसके साथ एक्सप्लेन करूंगा। फिर से बता देता हूं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा, कुछ भी छुड़वाने नहीं वाला हूं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनवर्स आ ही नहीं सकता उसके बिना अगर एडजॉइंट ऑफ ए नहीं आता। इसकी इतनी की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, पहले की कभी नहीं देखी होगी और किसी बुक में नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन लिया। तुम्हें ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स से रिलेटेड थ्योरम्स क्या होती हैं, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसकी प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। मैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, गेट ले लो, जैम ले लो, कैसा भी एग्जाम ले लो, रैंक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हार्मिशियन, थोड़ा अगर अच्छा एग्जाम हुआ यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, थोड़ा और अच्छा एग्जाम हुआ, यूनिटरी मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट की पूरी थ्योरी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और डिटर्मिनेंट के कुछ पर्टिकुलर केसेस और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स जिसको याद रखना है, वो सारी चीजें आज हम इस पैकेट में करने वाले। इस पैकेज में तुम्हारे लिए लेके आऊं वन शॉट में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन छुड़वाऊंगा कुछ नहीं। अगेन आई एम सेइंग दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगेन आई एम सेइंग कि मैंने वैसे बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेन कराऊंगा जो हमारे जरूरत की है। सबसे पहली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना ऐसी हो सकती है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब रेक्टेंगल टाइप की शेप वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। या फिर ऐसे भी तो हो सकती थी 1 2 3 4 5 6, दोनों ही किसके एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर के। रेक्टेंगुलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में। हमारे पास जितनी भी हम आज थ्योरम्स करेंगे, जितना भी हम बातें करेंगे, इसके बारे में नहीं होंगी, क्योंकि इससे डील करना नहीं हमें आता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मेन हमें जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्क्यू मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑलमोस्ट सब में स्क्वायर मैट्रिक्स चलती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी सी होती है, जब भी तुम्हें ये दिखे तो तुम्हारे मन में डर आ जाना चाहिए कि भाई ये क्या आ गया सामने। बात समझ भाई। तो ये हमारे किसी काम की होती है, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा यूज की नहीं होगी। दूसरी सुनो, दूसरी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता है, 2x2 3x2, सॉरी 2x2 3x3, ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास आएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसे, इसमें एक चीज बताना जरा, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये लिखते हैं 3 into 2, रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो इसमें 3 है, कॉलम इसमें 2 है, ऐसे इसमें क्या आ जाएगी 2 into 3, रो इसमें 2 है और कॉलम्स इसमें 3 है। बात समझ में आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो 2x2 की लिखूं तो कैसी आएगी, ऐसी कुछ आएगी, 2x2 की, 2 रो 2 कॉलम। 3x3 की कुछ ऐसी आ जाएगी, लेकिन मैं जनरल तुम्हें बताऊंगा तो n/n टाइप की मैट्रिक्स जो होती है उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है। थर्ड सुनो, थर्ड हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल होता है और सारे एलिमेंट 0, ठीक है। जैसे 1 2 3, बाकी के सारे एलिमेंट 0, ये लो, ये हमारे पास होती है डायगोनल एलिमेंट।
देखो इससे मिलती जुलती एक और होती है, उसको मैं यही लिख देता हूं, जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। अगर नहीं सुनी है ना ये बीच बीच में कुछ कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1, बस इसमें डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, साथ साथ याद रख लेना। इसमें डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, डायगोनल, इसमें स्केलर होगा, सेम होगा। स्केलर सेम, स्केलर सेम, ऐसे याद रख लेना इसको। नेक्स्ट लिखो यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसी एक पेज से आज मैं तुम्हें देखना कितना कुछ करा दूं, कितनी लंबी वीडियो बनेगी सिर्फ एक इस पेज से। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। सबको पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ऐसी मैट्रिक्स होती है 2x2 की, ठीक है, 2x2। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसके साथ ही मैं एक अगर क्वेश्चन पूछना चाहूं, क्या यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी, क्योंकि हम पूरे इसमें डील किससे कर रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स से। और 2x2 की नहीं, जनरल n/n की मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 टू सोन, फिर यहां क्या आएगा 0 1 0 0 सोन, ऐसे करते करते हमारे पास 1 1 1 1 1 1 आता रहता है। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं? 1 होते हैं। जैसे ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहां पे तो 1 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 3 भी। इसका डायगोनल जरूरी थोड़ी 1 है, इसका 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। देखो इसका स्पेशल केस ये है, इसका स्पेशल केस ये है। इसमें कुछ भी डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होने चाहिए। इसमें 1 1 1 होना चाहिए खाली, ठीक है। तो ये तीनों को एक साथ याद रखना, यूनिट, स्केलर और डायगोनल को। नेक्स्ट सुनो, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है। अपर ट्रायंगुलर का अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, इसमें ध्यान से सुनो। अपर ट्रायंगल का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और बाकी सारे क्या होने वाले हैं? 0। नीचे का ट्रायंगल 0, सॉरी यहां पे भी आएगा 6। मान लो ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा बनता हुआ, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा बनता हुआ, तो ये ट्रायंगल का एलिमेंट्स है, बाकी का कोई एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ऊपर के 3 0 हो जाएंगे, नीचे के एलिमेंट्स होंगे। ये होता है लोअर ट्रायंगुलर। देखो ये तो हमारे पास बेसिक चीज होगी जो हमें पता थी, ये थोड़ी करना हमें क्या करना है? आइडम पोटेंट। नेक्स्ट लिखो आइडम पोटेंट। क्या ये सबको पता है आइडम पोटेंट क्या होती है? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स मेरे पास होती है, एक मैट्रिक्स लो, प्रॉपर्टी क्या फॉलो करनी चाहिए? तुम एक मैट्रिक्स लो, उसकी पावर ले लो, ठीक है। एक मैट्रिक्स लो, उसकी तुम पावर ले लो, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए? मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है, ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइप की। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका तुम स्क्वायर भी कर दोगे, तब भी सेम रहेगी, तो मान लो आइडेंटिटी है ना, इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, तो आइडेंटिटी है इसका एग्जांपल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुम क्या करो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, उसकी मल्टीप्लीकेशन करो, और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर भी कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगी? आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल लिखो आइडम पोटेंट का, नेक्स्ट लिखो नील पोटेंट, एलिमेंट्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। बेटा ये वाली जो है ना, ये 7 8 9 10 अब जो करा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नील पोटेंट मेरे पास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनवॉल्यूटरी आएगी, वो सारी मैं एक एक करके कराता हूं। पहले नील पोटेंट सुनो। नील पोटेंट हमारे पास ऐसे होता है कि ए की पावर तुम कुछ भी कर दो, m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर मान लो, m इज अ होल नंबर, तो यहां पे हमेशा इसकी पावर क्या आएगी? मतलब इसकी मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी पावर n कर देंगे, आंसर हमेशा का मिलेगा 0। ऑलवेज वी विल गेट 0 मैट्रिक्स। 0 नहीं है ये, 0 मैट्रिक्स है ये। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी। तो इसमें क्या होता है? यहां पे आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है? ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, पहले वो मैट्रिक्स कुछ भी थी, मान लो वो पहले मैट्रिक्स कुछ ABCD थी, उसको तुमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आइडेंटिटी। दोज मैट्रिक्स आर कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? 10वीं और लास्ट लिखो, 10 कैटेगरी मुझे तुम्हें सिखानी थी, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है?
पीरियोडिक मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती है कि अगर तुम उसकी कितनी भी पावर कर दो, मान लो n पावर कर दी, आंसर हमेशा a ही मिलेगा। बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाने, सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चन बनते हैं ना वो ये है। तुम्हें ना कभी कभी कह देंगे एक मैट्रिक्स दे देंगे, मान लो इस टाइप की, मान लो ये टाइप की मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ऐसे मैट्रिक्स दे दी एक a, तुम्हें कहेंगे a की पावर 100 निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जिसने प्रीवियस ईयर एक बार चेक किए होंगे ना उसने ऐसे क्वेश्चन देखे, देख के डर गया होगा वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसको ना 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब a स्क्वायर निकाल लो, तुम्हें पता लगेगा यार ये तो घूम फिर के यही मैट्रिक्स आ गई। तुम फिर एक और पावर निकाल के देख लो, मन में शंका है तो तुम देखोगे फिर से यही आ गई। तो इसकी कितनी भी पावर कर लो आंसर हमेशा क्या आएगा, ये सेम मैट्रिक्स ही रहेगी। इन टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना इस चीज को, क्या कहते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये थी पूरी पिक्चर मैट्रिक्स के बारे में कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हमें पढ़नी है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडोपोटेंट, नीलपोटेंट, इन्वोलेंटरी, पीरियोडिक मैट्रिक्स। 10 मैट्रिक्स हमें पढ़नी है। और अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। सो अब हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा छोटा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझने से पहले ना एक ऑपरेशन होता है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हमें सीखना जरूरी है, सबसे पहले सीख लो ट्रांसपोज क्या होता है। अब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ए फॉर एग्जांपल, उसके एलिमेंट्स ऐसे 2 3 -3 2 मान लो ऐसे, उसको सिंपल क्या करो, ऐसे करके रख दो। नहीं समझ आया तो ऐसे कर दो, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज निकालने का मेथड है, तुम रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। मतलब ये ऐसे है ना, इसको उठा के एरो को ऐसे बना दो, बात खत्म। इतना सही था। इस एरो को ऐसे बना दो, मतलब 2 -3 3 2, दैट्स इट आंसर। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। 3x3 का दिखाओ, 3x3 में कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 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 माइनस, ऐसे मान लो फिलहाल के लिए, थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना देखने में। एरो बना लेते हैं, एक एरो ऐसे है, तुम्हें एरो नीचे को बनाना है, तो क्या करेंगे, एरो नीचे बनाने के लिए सारे एलिमेंट्स उल्टे कर दो, 1 -4 -7, फिर क्या आएगा 2 -5 8, फिर क्या आएगा -3 6 -9। अच्छा ध्यान से एक चीज देखो, क्या डायगोनल एलिमेंट चेंज हुए? क्या डायगोनल एलिमेंट चेंज हुए? नहीं। कभी भी ट्रांसपोज करते हुए डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज को ध्यान रखना। आज तुम्हें मैं फील दिलवा दूंगा कि एडवांस मैथ को कैसे सॉल्व करना इजीली, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिनमें अगर मैं ट्रांसपोज भी कर दूं तब भी वो क्या रहे, सेम रहे। क्या इनमें से कोई ऐसी थी, ऐसी कोई मिली? मैंने इसको इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये तो अलग ही मैट्रिक्स आ गई, तो न्यू मैट्रिक्स बन गई। इसका ट्रांसपोज किया, न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब बताना जरा, ए मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दी 2 3 3 2, मैं करना इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 2। ये तो सेम आ गया यार, इस एरो को ऐसे बना दिया तब भी ये तो सेम रही। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसी टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं जब ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। These टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? चलो एक मैं तुमसे एक चीज लिखवाता हूं, इसका एग्जांपल्स लिख लो, कौन कौन सी मैट्रिक्स जो होती है सिमेट्रिक होती है। बेटा ये जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूं इनकी अब लिख लो प्रॉपर्टीज। अब जो मैं तुम्हें चीज लिखवाने वाला हूं ये याद रख लेना, बस एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, जो मैंने यहां पे लिखवा दिया एग्जाम में पक्का उसी में से पूछने वाला, पक्का। क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, जितने भी अभी तक मैं पढ़ा चुका, 2 साल मैंने पढ़ाया है ये सिलेबस पहले, तो सारा मैं ऑब्जर्व करने के बाद और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज उसका निचोड़ है, तो ध्यान से लिख लो। कौन कौन सी मैट्रिक्स जो होती है वो कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। पहली लिखो, पहले स्क्वायर नल। कैसी? स्क्वायर नल मैट्रिक्स। स्क्वायर नल मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है? स्क्वायर नल का मतलब क्या? स्क्वायर नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, और साथ में वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। मान लो 2x2 की 0 0 एलिमेंट वाली, वो हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकंड लिखो, एक ये हो गई। दूसरी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि मैंने अभी साथ ही तुम्हें क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी सारे तो 0 ही होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में।
अरे बाकी सारे तो जीरो ही इतने, यहाँ की जीरो उठा के यहाँ लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो तुम कहोगे स्केलर भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर तुम कहोगे यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकती है, मैंने कहा हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेक्टेंगुलर की बात करूं, रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी कैसी भी मैट्रिक्स हो, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम रो को कॉलम में चेंज करोगे उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, है ना, उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। किसको? स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। बात याद रखना, ठीक है, बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चीज सुनो, नेक्स्ट हमारे पास एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई या फिर यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी लिख लो इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है और इसमें से तुम्हें कोई भी ऑप्शन में वो दे देंगे एग्जाम में और पूछेंगे इनमें से कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो तुम किस पे टिक करके आओगे? इनमें से एक पे। साथ में और भी दे देंगे तुम्हें, आइडम्पोटेंट ये वो दे देंगे और तुम्हें उसको ध्यान नहीं देना, इन पे ध्यान देना। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है वो भी सिमेट्रिक है। मान लो मैं ऐसी मैं तुम्हें मैट्रिक्स दे दूं 2 3 3 2 और एक मैंने मैट्रिक्स दे दी 1 0 0 1। सबसे इजी एग्जांपल मेरे को यही लगता है इसलिए मैंने ये दे दिया। दोनों सिमेट्रिक है, अभी ये वाली प्रूव करके दिखाई यहां पे, ये तो होती सिमेट्रिक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों की दोनों सिमेट्रिक है, तो तुम इनके साथ कोई तुम्हारी मर्जी हो कोई इसके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, मान लो C1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 3 3 2 इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो कुछ भी हो, तुम्हारी मर्जी। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, मान लो C2 1 0 0 1, तो हमारे पास अगर इसको प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या रहने वाली है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहने वाली है। अगर मैं इसको अच्छी तरह ढंग से लिखूं, तमीज से मैथ की लैंग्वेज में लिखूं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रही, सेकंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसे बन के आएगी कि ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी CA प्लस माइनस C2B इज ऑलवेज सिमेट्रिक, वेयर A इज सिमेट्रिक, B इज सिमेट्रिक। अगर A और B सिमेट्रिक होती है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इफ टू मैट्रिक्स A and B are symmetric, then their linear combination is also symmetric। ये लिख लो अपनी नोटबुक में, if two matrices are symmetric A and B, then their linear combination is also symmetric। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी सुनो, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, अगर दो मैट्रिक्स आ गए, हमने प्लस माइनस की बात कर ली, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट निकल के आती है। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसकी तुमने प्लस और माइनस तो बता दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन तो बता दिया, अब ये बताओ उसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी क्या वो भी सिमेट्रिक होगी? बताओ, लगाओ इस पे दिमाग, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूं? जल्दी सोचो, ए बी क्या मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी? क्या ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी? आंसर इज नो, नॉट इन जनरल। अगर मैं यहां पे कहीं पे भी ए बी लिख दूं, क्या लिख दूं? ए बी लिख दूं, यहां पे मान लो मैंने ए बी लिख दिया, ए बी, सो मान लो यहां पे मैंने ए बी लिख दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक होंगे? अगर ए सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, तो क्या ये दोनों, इसकी मल्टीप्लीकेशन भी सिमेट्रिक होगी? मैंने सोचा, दिमाग लगाया और ऐसा मेरे को पता लगा कि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होने वाले, नॉट इन जनरल। लिखो इन जनरल, हाँ कुछ स्पेशल ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें सिमेट्रिक निकल के आ जाए, लेकिन इन जनरल ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये बनती है, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। कब? ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर वो मैट्रिक्स कम्यूट करेंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगी, तभी वो सिर्फ सिमेट्रिक हो सकते हैं। लिख लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड, देन ओनली दीज मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसको लिखो अच्छी तरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फोर्थ, और ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जा सकती है तुमसे। ये जो मैंने लिखवाई है ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान से लिख लो। और इसका एग्जांपल भी करा सकता हूं, दो मैट्रिक्स तुम्हें दे दूंगा और पूछूंगा कि ये कब सिमेट्रिक होगी, बट तुम्हें मैंने जनरल प्रॉपर्टी लिखवा दी, तो क्यों कराऊं मैं तुम्हें फिर इसका एग्जांपल। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और भी कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिनको तुम याद रख सकते हो, ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए, दोनों के मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। इसको याद रख लो, ऐसे याद रखने वाला पॉइंट, रटो इसको, रटो, रटने वाला पॉइंट है। ए इंटू ए ट्रांसपोज मतलब कोई भी मैट्रिक्स लो, कोई भी मैट्रिक्स जो तुम्हारी मर्जी हो, 2 3 4 -4 2, एक्चुअल में ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन तुम इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या करो, इसका ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी, वो सिमेट्रिक होगी हमेशा। इसमें मैंने नहीं तुम्हें मैंने ये नहीं कहा कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ऐसा मैंने कहा ही, ऐसा मैंने तुम्हें कहा ही नहीं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। मैंने ये कहा कि इनकी मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक हो जाएगी। क्या कहा, इनकी मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो इनटू ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। ये समझ आ गया हमें। एक लास्ट रिजल्ट इसी के साथ और लिख लो, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, इसको इसी में डाल देना, ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ बी इज सिमेट्रिक देन दिस इज सिमेट्रिक। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ए सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ठीक है, जहां पे होते हैं मैंने पहले लिख दिया, बात समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब तुम ऐसे कह सकते हो निचोड़ दिया हमने टॉपिक को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, उसको पूरा ऐसे निचोड़ दिया टॉपिक को, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी बात पे फिर नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से मैं बता देता हूं कि थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए पेशेंस बना के रखना और अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। स्क्यू सिमेट्रिक, क्या लिख दिया मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ में आ गई। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, पहले हमारे पास था ए का ट्रांसपोज लो तो वह ए के इक्वल आना चाहिए था, कुछ ऐसी मैट्रिक्स होते हैं जिनका -a के इक्वल आता है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स 2 3 -3 2, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गई 2 -3 3 2, मान लो ऐसी बन गई, फिलहाल के लिए मान लो ऐसी बन गई, ठीक है। इस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बता सकते हैं, ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें, पहले इसको एग्जांपल को नहीं लेते हैं, इस एग्जांपल को नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखो, एक प्रॉपर्टी इसके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैं कोई भी एग्जांपल नहीं करा पाऊंगा और तुम कहोगे कि यार कैसे उठा के तुमने एक एग्जांपल लिख दिया। इसमें लिखो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अब लेता हूं मैं एग्जांपल, अब मेरे को कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया 2 3 0, हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0 होंगे। इसका क्या आ जाएगा फिर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो आ जाएगा 0 -3 3 0, ध्यान से देखो तो ये माइनस साइन से है, इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बाहर आ जाएगा, ए ही दोबारा मिल जाएगा। ये ए था, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, माइनस इसमें अगर तुम कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे को दोबारा ए ही मिल जाएगा। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अगर वो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हुए तो मैं बताता हूं क्या होगा, तो वो होगा ये कि 2 3 -3 2 का ये हो जाएगा 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 -3 3 2, ध्यान से देखना क्या होगा, कैसे होगी स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस कॉमन लोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो कभी बनेगी, है ना। इसलिए पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा था बच गया ना, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर्टी याद आ गई कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब इसकी भी वैसी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसी मैंने अभी लिखवाई थी ना, वैसी है। इसका एक एग्जांपल बन सकता है, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही एग्जांपल बनेगा, ओनली स्क्वायर नल मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर नल मैट्रिक्स, दैट्स इट। और इसका कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि डायगोनल लोगे तो डायगोनल तो 0 होने चाहिए, डायगोनल 0 होंगे तो स्क्वायर नल मैट्रिक्स बन जाएगी। एक ही एग्जांपल होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस पे टिक करके आना,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लग सिंपल सी होगी, छोटी छोटी सी लाइनें ये दो, लेकिन बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। और इसकी डेफिनेशन तो तुम्हें याद रखनी ही है, ये रही इसकी डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के ए। यहां तक क्लियर हो गई। इसमें भी एक प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी जैसे अभी मैंने लास्ट कराई थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट लिख लो। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो वाली प्रॉपर्टी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस के बी ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी जाती है भैया, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट डिट्टो प्रॉपर्टी तुम्हारे से एग्जाम में पूछ लेंगे और कहेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करके आगे, या तो ये और या तो ये, दोनों सेम चीज है ना, मैं उधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे उसको, दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया। और हमारे पास एक और चीज आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो इसमें कुछ, इसमें होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, मतलब ए और बी इसमें स्क्यू सिमेट्रिक होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ये ध्यान रखना, इसको नहीं मैं लिख रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो चाहे ना हो, इसमें कोई भी मैट्रिक्स लो दुनिया की, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें से उसका ट्रांसपोज को माइनस कर दो, तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी हमेशा। अभी एक चीज कराऊंगा इतनी इंपॉर्टेंट, देख के मजा आ जाएगा तुम्हें। ए बी माइनस बी ए, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए दोनों, तो ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है ये दोनों, तो ये क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए बी माइनस बी ए, वेयर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे जरूरी नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। हमने 5 प्रॉपर्टीज इसकी कर ली। अब एक मैं जनरल प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूं, उसको ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी अब मैं लिखवाने वाला हूं, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैं प्रूफ भी करा के दिखाता हूं साथ साथ, छोटा सा ही प्रूफ है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, वरना प्रूफ कराने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं था, कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं थी आज प्रूफ कराने। पहले देखा भी होगा 50 बार, इसको मैं एक और बार करा देता हूं। ए को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2a, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसको लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस में ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज। मैंने ए ट्रांसपोज को प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया। वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स इट। मैंने और कुछ कहा ही नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि ये सिमेट्रिक होनी चाहिए, कोई मैट्रिक्स ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई भी मैट्रिक्स उठाई, मैंने उस पर ये प्रॉपर्टी लगानी स्टार्ट किया। ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लू अलग, और यहां पे हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लू अलग, तो ये जो पहले वाला रिजल्ट है ये हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इसकी प्रॉपर्टी में भी लिखवाई थी सिमेट्रिक की, और ये देखो ये प्रॉपर्टी यहां पे भी एक लिखी हुई है, ये कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। लो प्रूफ भी हो गया, ए इज इक्वल टू दिस। सो ए कैन बी रिटन एज एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर ऐसे कह दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि हाफ हाफ भी तो आ गया ना, या कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट। Any matrix can be written as the combination of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, बस वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमने यहां तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको भी उतने ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हमारे पास आने वाला है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी ने पहले एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में नहीं सुना है तो उसके लिए एक न्यू चीज होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स इसके बिना डिफाइन नहीं हो सकता। कभी भी हमें एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ता है। एग्जांपल लेके बताऊंगा एडजॉइंट ऑफ ए का, अभी सुन लो ऐसे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट सबसे पहले ऐसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं, तुम क्या करो, एक मैट्रिक्स के माइनस निकाल लो। क्या निकाल लो, माइनस।
सो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या, मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। वैसे आई होप कि सबको पता हो, बट जिस चीज को नहीं पता है उनके लिए एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। 2x2 का लेके 3x3 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने है। जस्ट ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें एटलीस्ट थोड़ी सी फील आ जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। वरना मेरा बिल्कुल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे सिखाऊं, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में मिलेंगे वो तुम्हारे पास ऐसा कतई भी नहीं मिलेगा। तुम्हें एग्जांपल मिलेंगे प्रॉपर्टीज में से जो मैं कराऊंगा एडजॉइंट ऑफ ए की, बट फिर भी मैं तुम्हें ये कराना चाहूंगा ताकि तुम्हें एटलीस्ट फील आए कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तुम्हें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। एक मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म होती है, सबसे पहले ना इसके एलिमेंट्स निकाल लो। पहला एलिमेंट लिया, उसके यहां पे तुम क्या निकाल लो, कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, 45, मतलब तुम ऐसे एलिमेंट्स निकाल रहे हो। पहला एलिमेंट A11 निकाल रहे हो, ये होता है A11। कैसे आ जाएगा A11, 45 माइनस में 48, 45 माइनस में 48 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। ऐसे A12 निकाल लो जल्दी जल्दी। A12 के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के जिसपे मैंने मार्क किया, बाकी दोनों को सॉल्व कर लो। याद आएगा 18 माइनस के 24, 18 माइनस के 24 माइनस के 6। ऐसे अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1 3 का क्या आ जाएगा, ऐसे यहां पे 1 3 में क्रॉस लगा देंगे और सारा बेड़ा गर्क कर देंगे इसका। ऐसे मत करना एग्जाम में, ठीक है। यह आ जाएगा 12 माइनस के 15, 12 माइनस के 15 जो कि आ जाएगा माइनस के 3। उसके बाद A21 निकालेंगे, 21 यहां से आएगा तो ये बन जाएगा 36 माइनस 42, 36 माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस के 6, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे 22 क्या आ जाएगा, बीच वाली लाइन को छोड़ के ऐसे ऐसे छोड़ के 9 इंटू 1 7 इंटू 3, 9 इंटू 1 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 12, है ना, माइनस के 12। A23 क्या आ जाएगा, A23 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस के 12, 6 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस के 6। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 23 के बाद 31, 31 में क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स जो कि आ जाएगा 32 और ये 35, 32 माइनस के 35, ये आ जाएगा माइनस के 3। देखो सारे एलिमेंट्स माइनस माइनस आ रहे, अजूबा ही हो गए। 32 में क्या आ जाएगा, 32 का कुछ ऐसा आ जाएगा 8 माइनस के 14, 8 माइनस 14 जो कि होता है माइनस के 6। सारे 3 के मल्टीपल आ रहे। अब इसमें इस लास्ट एलिमेंट को देखो, 3 को, इसको और इसको देखो। एक मिनट थोड़ा सा डिजाइन अच्छा बना लूंगा, है ना। अब ठीक है, यह आ जाएगा 5 माइनस के 8, A33 5 माइनस के 8 विच इज इक्वल टू माइनस के 3। सारे 3 5 3 6 12 3 6 12, बहुत अच्छी बात है। एक या 12 भी हमारे पास है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो भी ओड एलिमेंट होते हैं ना, ओड का मतलब इनका सम ओड, ध्यान से सुनना, इनका सम जब भी ओड आ जाए, सम क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो उनके साथ खुद ही नेगेटिव लगा दो। बात समझ में आ रही नहीं है, ये बात समझ में। ऐसे याद रखो, A2n प्लस 1 के साथ क्या आता है, माइनस आता है, माइनस 1 आता है। क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ गई। जब भी A2n प्लस 1 आएगा, 2n प्लस 1 मतलब ओड नंबर, क्या होता है, ओड नंबर। ऐसे स्टाइल मारने के लिए मैंने 2n प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल सिंपल ओड नंबर। तो देखो ओड नंबर किसे, 1 और 1 2 इवन है, 1 और 2 3 प्लस मतलब एक और माइनस मैंने खुद से ऐड कर दिया। 1 और 3 4 कुछ नहीं होगा। 2 1 3 प्लस 2 2 4 प्लस मतलब जो भी है 2 3 5 प्लस, फिर 3 1 पे कुछ नहीं बिगड़ेगा, 3 2 पे बिगड़ देगा और ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना। अभी से क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाने वाला है, -3 6 -3 और ये बन जाएगा 6 12 6 और लास्ट बन जाएगा -3 6 -3। ये तो बढ़िया सी मैट्रिक्स लग रही है ना। अब क्या करना होता है, अभी खत्म नहीं हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा जब इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए अब निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया -3 6 -3 और ये मैट्रिक्स आ जाएगी 6 -12 6 और ये आ जाएगा -3 6 -3। कुछ बिगड़ा नहीं वैसे, हाँ कुछ बिगड़ा नहीं,
सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिक्स थी यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखा हमने कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये तामझाम करना होगा, ये से आप पता करना होगा हमें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी करना होगा। क्या करना होगा? उसका ट्रांसपोज भी करना होगा। ट्रांसपोज नहीं करोगे तो अभी हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब निकला है जाके ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, और ये उसकी पूरी कहानी थी। अब हमें क्या करनी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करनी है जिसपे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगा उसमें से डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रॉपर्टी करा रहा हूं वो प्रॉपर्टीज प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं तो मैंने उठा के वो डायरेक्ट तुम्हारे को प्रॉपर्टीज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितनी बुक्स में जितनी डिफरेंट बुक्स हो सकती थी पॉसिबल, वो सारी बुक्स में से पढ़ के ये प्रॉपर्टीज निकाली है, इसलिए इन सबको याद रख लेना और तुम्हारे पास एग्जाम में फिर यही मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ रही है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी ये ऐसे लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या? अगर एक मैट्रिक्स लो, कोई भी मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर दो, तब उसका एडजॉइंट ले लो, या फिर पहले एडजॉइंट ले लो फिर ट्रांसपोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सारा तामझाम हो गया, अब एंड में उसका एक और बार ट्रांसपोज ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सीधा सीधा ट्रांसपोज का ही एडजॉइंट निकालता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी ये क्या है? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, एडजॉइंट ऑफ अ कांस्टेंट, यहां पे लिख लो एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट टाइम्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू c raised to power n minus 1 adjoint of it, where n is the order of matrix, order of a matrix। लिख लो, यहां तक लिख लिया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो आने वाली है वो हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक मतलब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रख लेना। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। मतलब अगर तुम एडजॉइंट से किसको मल्टीप्लाई कर देते हो, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, या फिर ए से एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हो, या एडजॉइंट से ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, इन बोथ द केसेस आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? एक कह सकते हैं कि एक तुम्हें मिलने वाली है एक स्केलर मैट्रिक्स। कैसी मिलेगी? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मिलेगी। ये क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कराई थी, ऐसे ही मैं चीजें ढूंढ के नहीं लाया, स्केलर मैट्रिक्स मिलती है, इसीलिए तुम्हें टर्म सिखाई थी। स्केलर मैट्रिक्स पता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सेम वही मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है, यहां से ध्यान रखना। तो कभी भी तुम्हें एग्जाम में पूछ ले कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक्स आएगी, नील पोटेंट, ये पोटेंट, वो पोटेंट, आंसर क्या आएगा? स्केलर मैट्रिक्स। बात खत्म हो गई। आगे सुनो, एक और चीज है, अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ले लेते हो, अभी मैं इनवर्स की बात आगे करूंगा, एक एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ले लेते हो तो क्या होगा? ये सेम होगा कि अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ले लो, पहले इनवर्स निकाल लो, उसका एडजॉइंट ले लो, या एडजॉइंट ऑफ ए लेके इनवर्स निकाल लो, बात दोनों में सेम ही होगी, दोनों ही इक्वल किसके आएंगे? ए अपॉन में ए मोड। ए मोड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां बताना भूल गया, यहां पे सुन लो। ए मोड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? डिटर्मिनेंट के बारे में भी पूरा का पूरा थ्योरी बताऊंगा कि क्या होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पांचवी प्रॉपर्टी लिखो। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि अगर तुम एडजॉइंट का एक और बार एडजॉइंट ले लोगे तो आंसर क्या आएगा? एडजॉइंट का एक और बार एडजॉइंट ऑफ ए ले लोगे तो क्या आंसर आएगा? ये बन जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 2 इंटू में ए। लेट मी चेक अगेन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज याद भी है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अरे यार यहां पे ना -2 आएगा, फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, यहां पे क्या आएगा? -2। सो ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या आएगा? इसके प्रॉपर्टी में आता है, अरे चल जा, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए n माइनस 2 इंटू ए। ये आंसर होता है हमारे पास। अगर दो बार मोड ले लो, दो बार एडजॉइंट ऑफ ए ले लोगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। मान लो तुमने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लोगे तो उसका कुछ ऐसा बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। ये प्रॉपर्टीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी तुम्हें लग रही होंगी ना अभी, उससे बहुत ऊपर इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हो प्रॉपर्टीज जो मैं लिखवा रहा हूं।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉपर्टी, लास्ट एक और लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ यार ये जो प्रॉपर्टी है ना लास्ट वाली, नेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए, इतनी ज्यादा अगर कोई गेट या जैम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए उतनी नहीं होगी। एडजॉइंट ऑफ ए, मान लो तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, दो बार एडजॉइंट का है फिर उसका डिटर्मिनेंट का है, या तो तुम सीधा ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, या तो तुम एक शॉर्टकट मेथड याद रख लो, मोड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 7 हमारे पास है, ध्यान रखो, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान दो, अब जो मैं कराने वाला हूं उस पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज आने वाली है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, और साथ में क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज कर देते और पूछ लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और हम भूल जाते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। क्या होता है? नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर सिंगुलर होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास इनवर्स डिफाइन होता है। वो मैट्रिक्स क्या होती है? इनवर्टिबल होती है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्टिबल का मतलब होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होंगी, सो दीज थिंग्स इंप्लाइज मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इसको लिख लो। ए इनवर्स डिफाइन कैसे होता है? इसकी मेन लैंग्वेज क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा नहीं, बट तुम्हें दिखा दूंगा। ये निकाला था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे निकाल लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज भी था। एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां पे निकाल लिया था। अब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ना जो ए मैट्रिक्स थी, उसका तुम डिटर्मिनेंट निकाल लो। आई होप कि तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, इस पूरी मैट्रिक्स से उसको डिवाइड कर दो, या फिर यहां पे बाहर लिख देना, यहां पे बाहर उसको लिख देना। मान लो तुम्हारा आया है कोई वैसे रैंडम नंबर आया, मान लो k, तो इसको ऐसे बाहर लिख देना। इसके अपॉन में तो आता है ना, इसलिए मैंने 1/k लिखा। दैट्स इट, इनवर्स निकल गया। जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट लिखो और वो k की जगह लिख दो आंसर। बात समझ आ गई? हाँ, तो ये चीज हमारे पास होती है इनवर्स। इनवर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर सारी थिंग्स एक साइड कर दूं और इनवर्स को एक साइड कर दूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सब में। इसकी प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं कह रहा हूं बाकियों की जरूरी नहीं है, सबकी जरूरी है, लेकिन इसकी बहुत जरूरी है, ठीक है। इनवर्स की, इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी एग्जाम उठा के देख लो प्रीवियस ईयर, तुम्हें पता लग जाएगा खुद से ही कि इनवर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट सुनो, इसकी प्रॉपर्टी सुनो। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमें बताती है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आ भी चुका है और बहुत बार आने के चांसेस भी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, डेफिनेशन और ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। उसके बाद सुनो, अगर दो मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी, उसके पूरे का इनवर्स निकालना है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इनवर्स निकाल लो, या फिर उनका ऐसे भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये प्रॉपर्टी तो मैंने वो लिखवा दी जो मैंने बुक्स में से पढ़ी, कुछ खुद भी तो बताऊंगा अपने पास से। ये प्रॉपर्टी ऐसे कब होगी? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल कब होगी? ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तभी पॉसिबल है। ये भी लिख लो साथ में, ये किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद से कराया, बट ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे सामने है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे। मान लो एक प्रॉपर्टी इसमें से मैं देखने की बजाय एक प्रॉपर्टी खुद से कराता हूं कि मान लो तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स के साथ, उसके मैट्रिक्स का आप इनवर्स ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? 1/c ए इनवर्स के इक्वल। ये लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
ऑल्दो मैंने ये इसमें नोट्स में अपने इंक्लूड नहीं किया, बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1 और नहीं ऐसे दे रखी है 2 0 0 2, तो तुम उसको क्या करोगे, तुम उसको ऐसे लिख लो 2 कॉमन लिया 1 0 0 1 और इसका इनवर्स ले लो पूरे का। इनवर्स 2 का क्या होगा, बाहर आ जाएगा 1/2 और सिंपल इनवर्स ले लो इसका, बात खत्म। और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बोला। इनवर्स ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी नोट कर लो, ठीक है, नोट्स में डाल लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनो, अगर 2 बार इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, वो दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। 3 बार लोगे तो इनवर्स के इक्वल आ जाएगी अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर तुम, ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ट्रांसपोज लेते हो किसी मैट्रिक्स में, उसके बाद इनवर्स ले लो, या फिर पहले इनवर्स ले लो फिर ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। सो दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की 5 प्रॉपर्टीज, और इंपॉर्टेंट है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ये वाली जितनी भी लिखवाई है मैंने, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लो और आगे जो कराने वाला हूं उसे देखो। आगे हमारे पास आने वाला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या आने वाला है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं उसका ट्रांसपोज, अगर वो आता है आइडेंटिटी के इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अगर कोई भी मैं मैट्रिक्स लूं, उसके साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तब हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिखवाता हूं। यही डेफिनेशन नहीं तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगी, अगली जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वो भी देखने को मिल सकती है, या फिर तुम इसे ऐसे लिखो, मतलब ज्यादातर तो ऐसी आएगी, 70% चांसेस है तुम्हें ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ऐसी दिखने को मिलेगी हर जगह। बट जो अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उसमें ऐसे भी लिखा हो सकता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। बात तो एक है ना यार, A को इधर लेके चले जाओ वो A इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, A को इधर लेके चले जाओ वो A इनवर्स बन जाएगा। तो वही मैंने यहां पे लिखवाया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे भी होती है। तो डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, इसको ध्यान रखो, ठीक है। 2 तरह की डेफिनेशन हो सकती है हमारे पास। यहां तक बात क्लियर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट देखो, अब लिखो प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाली है। कभी भी तुम्हें कह दिया कि एक मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, तो बताओ उसका मोड कितना होगा। मान लो तुम्हें ऐसे कोई मैट्रिक्स दे दी A B C D E F I J K, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे दी, इसकी जगह जो एलिमेंट हो वो ले लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में एलिमेंट्स आते हैं वो यहां पे लिख दो, और मुझे बस इतना बता दो कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका मोड क्या होगा, या तो +1 या -1, दैट्स इट। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सीधा सीधा लिख दो। उसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, +1 या फिर -1, इन दोनों में से एक चीज होगी और कुछ इसका पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। एक चीज यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिखवा दिया, ये यहां पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं है, मैंने डेफिनेशन ही लिखवा दी, ये चीज हमें पता लग गई। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर A मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर A ऑर्थोगोनल है, A मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी कैसा होता है, ऑर्थोगोनल होता है। बात समझ में आ गई, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। चल, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, अगर एक मैट्रिक्स गिवन है उसका वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अगर 2 मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी कैसा होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। लिख लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जितना भी मैं उसके बारे में बता सकता था मैंने तुम्हें बता दिया, जितना भी एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम में नहीं भी आ सकता वो सारा तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में अगर ये 3 प्रॉपर्टी भी तुम्हें क्लियर है ना, तो और 2 डेफिनेशन इसकी, तब भी हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो आने वाला है वो है सुपर इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां से एग्जाम में चीजें बनती हैं। क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज।
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का तुम ऐसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हो रैंक की। देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, रो एक्लन मैट्रिक्स। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, अभी बताऊंगा मैं रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है। पहले इसको ऐसे समझ लो, रो एक्लन मैट्रिक्स कभी भी हमारे पास आ गई तो उसकी नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज ऐसे लिखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें दो चीजें हमें पता करनी है। सबसे पहली चीज हमें ये ढूंढनी है कि भैया ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा इंसान है, एक्लन। सबसे पहले तो रो एक्लन फॉर्म सीखनी है, उसके बाद देखना है कि ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज का क्या मतलब है। मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, 1 -2 4 6 -7 8 3 -3 2 -3। मान लो ये एक मैट्रिक्स है। रो एक्लन मैट्रिक्स ये कहती है रो एक्लन मैट्रिक्स तुम्हें ये कहती है कि सिंपल तुम क्या करो, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो। कैसी बना दो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, दैट्स इट। बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। सच बता रहा हूं, तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, ऐसी डेफिनेशन तुमने रो एक्लन की कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी डेफिनेशन नहीं सुनी होगी। कोई बताएगा इसके पहले ऑपरेशन लगाओ, इसके सारे एलिमेंट नीचे के जीरो होने चाहिए, इनके नीचे के जीरो होने चाहिए। अरे मैं कुछ भी नहीं बता रहा ऐसा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बना दो, ठीक है। जितने ऑपरेशन लगा के उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो। क्या पता अपर ट्रायंगुलर में ये भी जीरो आ जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आने दो, ठीक है। पहले एग्जांपल करते हैं फिर समझ आएगा। इसमें तुम्हें क्या यूज करने हैं, सिर्फ रो ऑपरेशंस, ऑपरेटर लिख दिया मैंने, ऑपरेशंस आएगा यहाँ पे, रो ऑपरेशंस ही यूज कर सकते हो। और इसको तुम्हें क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैं क्यों बोल रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, जिसको भी मन में शंका है कि हमने तो इसकी डेफिनेशन कुछ और पढ़ी है, उसको भी पता लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, इसको जीरो बना लो, पहले इसको जीरो बना लो। तो कैसे बनाए, R1 में R2 में लगा लो ऑपरेशन, R6 R1 माइनस R2, ठीक है। या ऐसे लिख लो R2 माइनस 6 R1, R2 माइनस 6 R1, ठीक है। R2 माइनस 6 R1। दूसरा लगा लो R3 में, R3 में लगा लो R3 प्लस में 3 R1, R3 प्लस में 3 R1। इसको बना लो, क्या बन जाएगा, पहले वाली सेम रहने वाली है, पहले वाली मैट्रिक्स सेम, पहले वाली रो सेम रहेगी। दूसरे का क्या बन जाएगा, दूसरे का कुछ ऐसे बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना तो पहला 0, दूसरा का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस के 12, 12 और 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 24 और प्लस के 8, तो ये बन जाएगा माइनस के 16, ठीक है। सही लिख रहा हूं ना, ठीक तो है, हाँ। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसमें आ जाओ, ये पहला बन जाएगा 0, फिर क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखो, 3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 6, माइनस के 6 प्लस में 2 माइनस के 4। अब आ जाओ आगे, 3 इंटू 4 12, और 12 में से 3 गए, कितना है 9, सॉरी पॉजिटिव का 9, याद गया। अब क्या करना, अभी भी रह रहा है काम, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को 0 बनाने का ट्राई करो, -4, पहले -4 को ट्राई करते हैं, -4 को ट्राई किया, और इसको 5 को भी बनाने की एक बार ट्राई कर लो, क्या पता बन ही जाए, है ना। वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुमने ऑपरेशन अगर बहुत ज्यादा यूज करे होंगे तो तुम्हें पता ही होगा कि सिर्फ इसी का ही बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। तो मैं R3 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R3 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R3 प्लस में 1/5, ऐसे लिख लो। वैसे मैं काफी टफ बनाने जा रहा हूं इसको, बट तुम आई होप कि समझ जाओ। R2 ऐसे बना लो इसको, R3 इज इक्वल टू R3 टाइम्स 4/5 R2। ऐसा मैंने पता क्यों किया, ताकि इस वाले को जब मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो 5 से 5 कट जाए, बचेगा 4, 4 में इसमें ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 0। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे 1 - 2 4 0 5 - 16। आई होप कि सबको ऑपरेशंस लगाने आते हैं, ठीक है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूं।
4/5 इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा 16 इंटू 4, ये कोई गंदा सा नंबर आ जाएगा, जो भी आएगा बस जीरो नहीं बनेगा, जो भी आएगा यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा। तो हमें पता लग गया कि एक एलिमेंट में, एक रो में कितने 3 एलिमेंट, एक में है 2 एलिमेंट, एक में है 1 एलिमेंट, तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। कैसी बन गई? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है ये वाला एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो आए, ये वाला भी जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब डेफिनेशन पा दो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है। अगर मान लो ये एलिमेंट भी चला जाता तो ये जीरो बन जाता, तो सिर्फ 2 ही होती नंबर ऑफ रोज। अब कितनी है? अब कितनी है? अब 3 है, इसमें भी कोई एलिमेंट आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका रैंक कितना आ जाएगा? इसका रैंक आ जाएगा 3, क्योंकि 3 है नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज, मान लो एक एग्जांपल मैंने तुम्हें कराया, कुछ भी ए मैट्रिक्स दिया, जब उसे हमें सॉल्व कर दिया तो उसकी एक पूरी रो जीरो बन गई, पूरी रो जीरो बन गई, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? वो तो 2 ही नॉन जीरो रोज बचेंगे, ये तो 0 0 0 आ जाएगा, तो आंसर उसका क्या होगा? उसका रैंक होगा 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा पूरी इसकी थ्योरी। अब इसकी जो थ्योरम्स कराने वाला हूं उस पर ध्यान देना, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये भी आता है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कराया, ये आता है, ठीक है। जैसे कहीं यूनिवर्सिटी, अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो डीयू का एग्जाम देना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो पीयू का एग्जाम देना चाहता है, केयू का एग्जाम देना चाहता है, जेएनयू, ये यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पे ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं वहां पे। ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक निकालो, जैम में भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी जॉब कराने वाला वो अच्छे सवालों में काउंट होगी, ठीक है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ रही है, आई होप कि तुम्हें सबको समझ आ गया हो। काफी ज्यादा डार्क मार्कर तुम्हारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी तुम्हारे सामने आ रही है, मैंने तुम्हें बहुत सारे चीजें करा दी, ऑपरेशन सिखा दिए। तो कभी भी ए का अगर ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो या तो तुम उसका रैंक निकाल लो ए का, या तुम निकाल लो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों का रैंक क्या होता है? सेम होता है, रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कभी भी तुम एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज कर दो तो रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात सुनो, अगर तुम 2 मैट्रिक्स लोगे, कैसी भी 2 मैट्रिक्स लो, बस वो स्क्वायर होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी निकालो और रैंक ऑफ बी ए निकालो, वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, बिकॉज, रीजन भी लिख लो, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते आपस में जनरली। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स के मैं एग्जांपल बता सकता हूं जहां पे ए बी निकालोगे और बी ए निकालोगे, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तीसरा इसका एग्जांपल, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी लिखो, रैंक रिमेन्स इनवेरिएंट, रिमेन्स इनवेरिएंट बाय यूजिंग ऑपरेशंस। ये तो मैंने बता ही दिया, अभी हमने लगा के भी देख लिए, तो प्रॉपर्टी में मैं बता रहा हूं, वैसे तो मैंने लगा के भी दिखा दी तुम्हें। इतने सारे ऑपरेशन लगाए, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन लगाओ, रैंक में कभी फर्क नहीं पड़ता। कॉलम क्यों नहीं लगाने? क्योंकि हमें उसे रो एक्लन मैट्रिक्स में लेके आना। रो एक्लन मैट्रिक्स मतलब काइंड ऑफ ट्रायंगुलर में लाने की कोशिश करनी है। ट्रायंगल के भी जितने एलिमेंट जीरो हो रहे हैं होने दो, ट्रायंगल के जितने साथ छोड़ रहे हैं छोड़ने दो, आएंगे जाएंगे, बहुत सारे साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ने दो। बात समझ आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ रही है, रैंक ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। लिखो, रैंक ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1, कैन नॉट बी 1। तो ये लिख लो ध्यान से। नेक्स्ट लिखो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लास्ट लिखो, रैंक ऑफ ए बी is always greater than or equal to A, is always greater than or equal to rank of A, rank of A plus rank of B minus n. n is the order of matrix, order of matrix. इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ये फॉर्मूला पूछा जा चुका, ठीक है, पहले पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट, रैंक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 5 प्रॉपर्टीज होती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। उसके बाद हम आने वाले हार्मिशियन, देन स्क्यू हार्मिशियन, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हार्मिशियन वगैरह ये आ गए हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, रियल की बात, अब आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की जब रियल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे पास जब रियल की बात करते हैं तो हमारे पास आई सिमेट्रिक की बात हुई, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की बात हुई, हमारे पास ऑर्थोगोनल की बात हुई, हमारे पास बात हुई एडजॉइंट ऑफ ए की, हमारे पास बात हुई इनवर्स की, वैसे इनवर्स उसमें भी आएगा, इनवर्स की बात हुई, हमारे पास हुई इनवर्स के बाद रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सारी बातें हुई रियल के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए भी तीन चीजें मैं कराऊंगा, एक होती है हार्मिशियन जो अब हम करने वाले हैं, यह हेडिंग भी यहां पे लिखी जाएगी, फिर होती है स्क्यू हार्मिशियन, और तीसरी चीज मैं तुम्हें कराऊंगा यूनिटरी। ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे समझ लो, रियल में, रियल प्लेन में क्या होती है ऑर्थोगोनल, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अब ये हमारे पास क्या होता है, हर्मिशियन की डेफिनेशन समझ लो। हर्मिशियन हमारे पास क्या होता है, हर्मिशियन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ए थीटा। अगर मैं ए थीटा लूं और उसका मतलब ए का हर्मिशियन, सो ये हमारे पास जो थीटा गिवन है, इस थीटा को तुम ऐसे समझना, अगर मैं तुम्हें वो डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूं, पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लेना, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, पहले उसका कॉन्जुगेट ले लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है यार, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना, है ना। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट दी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज सुनना, इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें ये नहीं पूछेंगे ये वाली हर्मिशियन है कि नहीं है तो उसको चेक कर लो यार, ये डेफिनेशन तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने डेफिनेशन लिखी है, यहां से वैसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहली डेफिनेशन इसकी लिखो, पहली डेफिनेशन इसकी लिखो, हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। स्क्यू हर्मिशियन में सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं, प्योर इमेजिनरी। यहां लिख लो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, आर ऑल रियल। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं। बीच में बाकी जो मर्जी हो, बाकी जो मर्जी हो, मान लो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, माइनस के आयोटा, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज क्या होनी चाहिए, रियल। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, किसी भी कांस्टेंट को एक मल्टीप्लाई कर दो, हार्मिशियन ही रहती है। फिर भी अगर ये हार्मिशियन है, ये हार्मिशियन है, तो उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, ये कांस्टेंट कैसा है, रियल कांस्टेंट है। अगर रियल कांस्टेंट से किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर्मिशियन ही रहेगी, इस चीज को ध्यान देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी वैसी है जैसे सिमेट्रिक में कराई थी, अगर कांस्टेंट टाइम्स a1 कांस्टेंट टाइम्स a है प्लस माइनस कांस्टेंट टाइम्स b मैट्रिक्स है, वेयर a एंड b आर हर्मिशियन, हर्मिशियन, तो ये भी क्या होगी, हर्मिशियन ही होगी। अगर दो हर्मिशियन मैट्रिक्स लो, इफ आई टेक टू हर्मिशियन मैट्रिक्स and their linear combination is also हर्मिशियन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स लो हर्मिशियन मैट्रिक्स, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, कोई भी दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उनको प्लस या माइनस कर दो, तब भी वो क्या रहेगी, हर्मिशियन ही रहेगी। इस चीज को ध्यान देना। फिर वही प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक और बार बता देता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो, ए बी जो है वो हर्मिशियन होगी इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी, तभी वो क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, वरना नहीं होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो, फिफ्थ प्रॉपर्टी उसके जैसी है जैसी मैंने वहां पे कराई थी, ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन, वेयर ए एंड बी आर हर्मिशियन, ठीक है। ए भी हर्मिशियन है, बी भी हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और सुनो, ए नेक्स्ट सुनो, ए की पावर तुम जितनी भी कर दो वो हर्मिशियन ही रहेगी, मतलब ए स्क्वायर कर दो, ए क्यूब कर दो, या कुछ भी कर दो, उसकी पावर हर्मिशियन ही रहेगी। बात समझ में आ गई। अगर तुम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स लो, उसका तुम कर दो, उसका कॉन्जुगेट ले लो, क्या कर दो, कॉन्जुगेट, तब भी वो क्या रहेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगी। क्या रहेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, ये दोनों ही क्या होती है, हर्मिशियन ही होती है। कैसे होती है, हर्मिशियन। जरूरी नहीं है कि ए हर्मिशियन हो, इसमें मैंने लिखा नहीं कहीं, इसमें लिखा, हाँ इसमें लिखा, ये रहा, ये लो, इसमें लिखा, हाँ ये रहा, ये लो, इसमें नहीं लिखा,
एक ऐसी भी मैट्रिक्स हो, अगर तुम उसके साथ ए थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, हर्मिशियन ही बन जाएगी। ध्यान रहेगी ये चीज। उसके बाद एक ऐसा भी लिख लो, सेवंथ एक प्रॉपर्टी होगी, उसको ऐसे लिख सकते हो तुम, अगर मैं इसके ए प्लस ए थीटा लिख दूं तो वो क्या होगा, हर्मिशियन। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ए माइनस ए थीटा लिखता तो क्या होता, स्क्यू हर्मिशियन। दैट्स इट, जो पहले कराया था। अगर मान लो ऐसे भी लिख दो, सो नेक्स्ट चीज लिखेंगे स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन क्या होता है, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक थी ना, वैसे स्क्यू हार्मिशियन भी होते हैं। ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा इस बार। क्या आ जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। यहां पे माइनस आ जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे एक चीज, इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख लो, प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करूंगा। डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल इज एलिमेंट्स आर ऑल प्योरली इमेजिनरी। क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी। क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी। इसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होते हैं, ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होते थे, प्योरली रियल होते थे हार्मिशियन में, इसमें प्योरली इमेजिनरी। मतलब कुछ ऐसे टाइप की होगी, आयोटा, -3 आयोटा, √5 आयोटा, बट पूरे के पूरे इमेजिनरी होंगे, उसके साथ कोई ऐसे प्लस में रियल नंबर नहीं होगा, प्योरली इमेजिनरी। बाकी तो जो मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मान लो, बात समझ में आ गई यहां तक। चलो आगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सुन लो। अब वही सारी प्रॉपर्टीज यार दोबारा रिपीट होंगी जो मैं बार बार करा रहा हूं, एक ही चीज, बट एक बार ध्यान से सुन लो। सी ए जो होगी वो क्या होने वाली है, स्क्यू हार्मिशियन होने वाली है। स्क्यू हार्मिशियन सी टाइम्स A1 प्लस माइनस C2B, ये स्क्यू हार्मिशियन है, ये स्क्यू हार्मिशियन है, ये स्क्यू हार्मिशियन है, तो ये भी क्या होंगी, स्क्यू हार्मिशियन होंगी, SH स्क्यू हार्मिशियन। बात समझ में आ गई। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है कि AB क्या होगा, स्क्यू हार्मिशियन होगा। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, मुझसे भी हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे कंडीशन ना सेम रहती है, यहां पे AB इज इक्वल टू BA ही होना चाहिए, यहां पे AB इज इक्वल टू BA ही होना चाहिए। यहां पे लिख लो इफ एंड ओनली इफ। उसमें स्क्यू हार्मिशियन में चेंज हो जाता है, यहां पे चेंज नहीं होता, यहां पे सेम ही रहेगा। अगर हमारे पास AB इज इक्वल टू BA होगा तभी वो क्या होगी, स्क्यू हार्मिशियन होगी। बात समझ में आ गई। AB स्क्यू हार्मिशियन होगी इफ AB इज इक्वल टू BA, वेयर A इज स्क्यू हार्मिशियन, B इज स्क्यू हार्मिशियन। बात समझ में आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी लिख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है AB माइनस BA, ये होती है स्क्यू हार्मिशियन। AB माइनस BA क्या होती है, स्क्यू हार्मिशियन इफ A एंड B आर स्क्यू हार्मिशियन। ये चीज नोट हो गई। उसके बाद अगर तुम इसका कॉन्जुगेट भी ले लोगे, A का कॉन्जुगेट भी ले लोगे, तो वो स्क्यू हार्मिशियन ही रहेगी इफ A इज स्क्यू हार्मिशियन। बात समझ में आ रही है। सिक्स्थ लिखो, इसी बात पे सिक्स्थ लिखो। सिक्स्थ हमारे पास ये आ रहा है आयोटा टाइम्स। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमने उसमें क्या लिखा था, A इंटू ए थीटा और A थीटा इंटू ए, ये सारी क्या होती है हमारे पास हार्मिशियन होती है। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ना तुम नेगेटिव भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे होता आयोटा टाइम्स A इंटू ए थीटा या फिर आयोटा टाइम्स A इंटू ए थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, स्क्यू हार्मिशियन। ए कैसी भी मैट्रिक्स है, कैसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे लिखो, इंपॉर्टेंट। यहां फंसा सकता है वो तुम्हें। यहां पे क्या करेगा, वो माइनस दे देगा और तुम्हें कहेगा क्या ये स्क्यू हार्मिशियन है। नहीं, हमने आंसर से पढ़ा था, यहाँ पे या आयोटा लगता है तब जाके स्क्यू हार्मिशियन होती है, ऐसे स्क्यू हार्मिशियन नहीं होगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे A माइनस ए थीटा। सेवंथ, A माइनस ए थीटा क्या होता है, स्क्यू हार्मिशियन। इसको लिख लो, स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन। लास्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने उसमें कराई थी ना, वैसे एक और करा दे तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए थीटा। जैसे लास्ट प्रूफ कराया था ना, वही वाला प्रूफ है इसका, A माइनस ए थीटा। तो ये होता है हार्मिशियन, ये होता है स्क्यू हार्मिशियन। एक प्रॉपर्टी लिख लो कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। दैट्स इट, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये चीज ध्यान हो गई। अब हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन होगी। आज की लास्ट टाइप आ रही है हमारे पास, जिसे कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। उसमें क्या होता था,
ऑर्थोगोनल में वही वाला यहां पे होगा, a इंटू ए थीटा करेंगे या फिर ए थीटा इंटू ए करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो हमारे पास वो क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। और उसमें क्या होता था, ए इंटू ए ट्रांसपोज करते थे, है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए। इसकी डेफिनेशन एक ये होती है, एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख लो, ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये होगी डेफिनेशन, क्या होगी डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज इनके बीच में घुसाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, ऐसे लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक प्रॉपर्टीज की जो पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है, पहली प्रॉपर्टीज की ये होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। उसमें क्या होता था, प्लस माइनस 1, यहां पे हमेशा 1, हमेशा 1। ऑर्थोगोनल में क्या होता था, ऑर्थोगोनल में प्लस माइनस 1 आता था, यहां पे इसका डिटर्मिनेंट, इसमें हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो कि अगर तुम इसका ट्रांसपोज भी ले लोगे, अगर तुम ए ट्रांसपोज भी ले लोगे तब भी वो क्या रहेगा, यूनिटरी ही रहेगा, यूनिटरी ही रहेगा। अगर ए यूनिटरी है तो, अगर ए यूनिटरी है उसका ट्रांसपोज भी ले लोगे तो यूनिटरी रहेगा। ए बी और बी ए, इसमें प्रॉपर्टी ध्यान से समझ लो, ए बी बी ए ये दोनों क्या होंगे, यूनिटरी ही होंगे, यूनिटरी, ठीक है। अगर ए यूनिटरी है और बी यूनिटरी है तो ये भी क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, यूनिटरी ही होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम ए इनवर्स भी निकाल लेते हो, ए अगर यूनिटरी है तो ये भी क्या होगा, यूनिटरी हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं यार जल्दी जल्दी लास्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, ठीक है, जो भी है यहां पे प्रॉपर्टी नंबर लिख लेना। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि यूनिटरी मैट्रिक्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं यू एन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इसलिए ऐसे। और एन क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसमें कभी कभी ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं, हाँ फॉर्म करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, कौन से ऑपरेशन पे, मल्टीप्लीकेशन। तुम्हें ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, पूरी ग्रुप थ्योरी होगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से आएगा लेकिन होगी ग्रुप थ्योरी, ग्रुप रिंग फील्ड सब पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। इतने जोश से वो भी पढ़ाऊंगा जितने जोश से आज पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में देख लो, यहां पे देख लो, एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस, पूरा खत्म, यहां तक हमने सब कर लिया, यूनिटरी तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं डिटर्मिनेंट के बारे में बता देता हूं। डिटर्मिनेंट की थ्योरी में यही आएगा, पहली बात तो डिटर्मिनेंट सबको निकालना आना चाहिए भैया, है ना, सबसे बेसिक चीज तो यही है। डिटर्मिनेंट ही नहीं निकालना था तो प्रॉपर्टीज का तो क्या ही करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ज्यादा है तो मैं एक काम करता हूं, पहले थोड़ा भाषण बंद करके इसको थोड़ा रब कर लूं, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज बताता हूं। सो अब सुनो ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज। देखो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का तुम निकाल लो डिटर्मिनेंट या फिर सिंपल मैट्रिक्स का निकाल लो, डिटर्मिनेंट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी पे नंबर नहीं डालूंगा, एंड में ही करा रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। अगर मेरे पास कभी भी एक मैट्रिक्स है जिसके दो आइडेंटिकल रो या फिर कॉलम है, ठीक है, मान लो यहां पे ए बी सी, यहां पे एक्स वाई जेड और यहां पे भी है ए बी सी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसके डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0। तो इफ देयर इज टू सेम रोज और कॉलम्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0। अगर कभी भी दो रोज या फिर कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो उनका क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये चीज ध्यान रहेगी। चलो नेक्स्ट चीज लिखेंगे, थर्ड चीज इसमें ये आती है, अगर तुम कभी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बाहर कैसे आता है, कुछ ऐसे बाहर आता है। बाहर उसकी जब एंट्री होती है तो वो उसकी कुछ पावर हो चुकी होती है, मतलब मान लो तुमने कुछ कॉमन लिया इस मैट्रिक्स में से, एक कांस्टेंट को कॉमन लिया, तो वो कांस्टेंट के साथ उसका ऑर्डर भी बाहर आएगा। मान लो ये 5/5 ऑर्डर की थी, तो यहां पे तुमने 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर 5 बार आती है, ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज एक और है कि अगर तुम ए बी का मोड लेते हो, अगर तुम ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हो, वो इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के।
छोटी छोटी चीजें हैं यार, इसको ध्यान रख लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी होती है, a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ये चीज पता थी क्या? ये चीज पता थी? ये चीज इसमें काम करेगी, इसे कहते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसको तुम कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट भर भर के करना कि इसमें बताओ ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं। डिटर्मिनेंट्स के लिए हर चीज में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको ध्यान रखना। अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो विच इंप्लाइज मोड ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, मोड ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये बात ध्यान रखना है। सो ये प्रॉपर्टीज को अगर तुमने ध्यान रख लिया तो तुम्हारा वर्क हो जाएगा। अब आगे चले। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुके, तुम्हें मैंने सारा सिखा दिया। ये समझ लो कि अब तुमने इसके क्वेश्चंस लगा लिए प्रीवियस ईयर प्लस में, जो कोचिंग में पढ़ रहे हो या जहां भी पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे तो कहीं से बुक ले आना, कहीं से प्रैक्टिस के लिए। इसके क्वेश्चंस अब तुमने लगा लिए अच्छे क्वेश्चन, तो भैया चैंपियन हो जाओगे। मैंने तो एक चीज नहीं छोड़ी इसमें, एक सिंगल चीज भी मुझे कमेंट करके बता देना जो मैंने इसमें छोड़ी हो। हाँ, एक इसमें थ्योरम होते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम, वो मैं इसमें कराऊंगा ही नहीं। वो तो हम लीनियर अलजेब्रा में करेंगे ना यार, इसमें नहीं करेंगे, वो हम उसमें करेंगे। इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स थ्योरी है, हाँ मैट्रिक्स थ्योरी है। ध्यान रखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें एग्जाम में जब हम बैठे उससे पहले सारी की सारी याद होनी चाहिए। अगर ये चीज हमें नहीं ध्यान, तो हमारा वर्क होने वाला नहीं है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और बाद में फिर दुख होगा कि हमें आती हुई चीज भी छोड़ के आ गए। सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होनी चाहिए टिप्स पे, और इन प्रॉपर्टीज के बाद तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना फायदा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यू वन शॉट वीडियो के साथ, जो कि मैं बनाने वाला हूं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी पे। फाइनली वो वीडियो आ गई, मैं लास्ट वीडियो से उसकी बात कर रहा था, और वो फाइनली वीडियो अगली ही होगी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी। उस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो आने वाला है, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उसमें और ज्यादा कराने की ट्राई करूंगा। टाइम स्टैम्प्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, उनको फॉलो करा करो। अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी, कोई टॉपिक देखना है तो उसे देख लिया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।